बच्चे। हाँ जी। तो उनके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं कि अब क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूज ही रह गया। हाँ। तो उसमें स्ट्रीम जैसे एक तो साइंस साइड हो जा, साइंस साइड में बायो होगी और मैथ हो गया। मैथ हो गया। तो बायो और मैथ के जो बच्चे हैं जो बायो करके निकले 12वीं, हाँ जी। तो उनके आगे विकल्प बचता है कि वे नीट की तैयारी कर लें। हाँ जी। नीट की तैयारी करने के बाद में BHMS में जा सकें, BMS में जा सकें, हाँ जी। MBBS में जा सकें, या पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। हाँ जी। पैरामेडिकल के बाद BMLT कर सकते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आवश्यकता होती है इनकी। हाँ जी। तो वो कोर्स भी बहुत बेनिफिशियल है जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए। मैथ्स के बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। हाँ जी। जैसे वे नीट के थ्रू गए बायो वाले, मैथ वाले JEE के उसके थ्रू जा सकते हैं। हाँ। इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग करने के बाद किसी बहुत अच्छी कंपनी में जा सकें जी। और इसके साथ साथ मान लिया ये शिक्षा भी आज के ज़माने में बहुत महंगी है। हाँ जी। तो बच्चों को थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा भाई में जा सकेंगे या नहीं जा हाँ जी, सकते, हाँ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ती है। तो वे BSc भी कर सकते हैं, BSc कर लें, फिर MSc कर लें। BSc करने के बाद में टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, B.Ed कर लें या BTC कर लें, है ना। हाँ जी। मान लिया प्राइमरी में बच्चे ने उद्देश्य बनाया कि मुझे प्राइमरी में जाना है, तो प्राइमरी में जाने के लिए बच्चे को या तो 12वीं के बाद सीधा BELED एक कोर्स होता है, BELED, हाँ जी। या तो वो कर लें या ग्रेजुएशन करने के बाद में BTC कर लें। हाँ जी। तो वो बच्चा 1 से 5 तक के लिए और 5 से फिर 8 तक के लिए योग्य हो जाएगा। हाँ जी। दूसरा आता है फिर माध्यमिक के लिए। माध्यमिक के लिए या तो BA B.Ed कर लें या BSc B.Ed कर लें, कंबाइंड कोर्स होता है 4 साल का। या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल की B.Ed होती है। हाँ जी। उसमें 5 साल लग जाते हैं। उसे करने के बाद माध्यमिक में जा सकते हैं, यानी कि TGT और PGT बन सकते हैं। फिर अगर डिग्री में जाना हो तो डिग्री में जाने के लिए बच्चे को BSc करेगा, फिर MSc कर लेगा, फिर नेट करेगा और फिर PhD कर लेगा। अब सर ये नेट भी कोई कोर्स है या कोई एक पेपर है, जैसे आपका CTET होता है इस टाइप का ये पेपर है कोई? नेट एक ये पेपर होता है। हाँ जी। ये मतलब इसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं होती कि भाई इसमें हम इतने साल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। इसके लिए एक पेपर क्वालिफाइंग करना होता है। हाँ, जैसे CTET। हाँ, जैसे CTET होता है, जैसे UPTET हो गया। हाँ, जैसे प्राइमरी में जाने के लिए CTET होगा हाँ जी। वो, और जूनियर में जाने के लिए भी टेट होता हाँ है। जी। तो ऐसे ही डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन तो जनरल आते हैं, वैसे ही जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के, और 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन तो जनरल आते हैं, 100 आते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है। उनके बाद उनकी मेरिट बनती है। जो टॉप के 6% हैं, पूरे भारत लेवल पे मेरिट लगती है, तो उन 6% को नेट का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाए जो आजीवन होता है। किसी भारत के में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में अगर वैकेंसी निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो नेट वाला उसको डायरेक्ट भर सकता है। अच्छा जी। हाँ, ये होता है। अब PhD में भी यही मेंशन कर दिया कि जो बच्चा PhD करना चाहता है वो नेट का एग्ज़ाम देगा। अगर वो टॉप 2% में आ गया तो उसे GRF मिल जाएगा। GRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हाँ जी। GRF करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर जैसे सर्टिफिकेट आ गया GRF का, तो 2 साल के अंदर अंदर उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD में एनरोल होना है। एनरोल होने के बाद में उसे 35 या 40 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है 5 साल तक। अच्छा जी। उसके बाद होता है GRF के बाद उससे नीचे कैटेगरी में नेट होता है। हाँ जी। नेट वाले का भी डायरेक्ट PhD में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब उसके बाद सरकार ने ये कर दिया कि जो बच्चे नेट भी पास नहीं कर पाते और GRF पास नहीं कर पाते, तो उससे नीचे एक कैटेगरी और बना दी 30 नंबर की। हाँ जी। नेट स्कोरिंग के नाम से है वो। जो बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करेगा तो वो नेट स्कोरिंग वाला जो 30 नंबर की कैटेगरी है, हाँ जी, उसके बेस पे भी उसका PhD में एडमिशन हो जाएगा। अब PhD में एडमिशन होगा तो वो स्कोरिंग के थ्रू या GRF के थ्रू या नेट के थ्रू ही होगा। ये केवल 3 ही रास्ते हैं PhD तक जाने के, और कोई रास्ता नहीं जी। तो ये साइंस स्ट्रीम की बात चल रही थी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम, जैसे कॉमर्स आ गई। तो इसमें मैं थोड़ा सा सर जी इसको हम जारी रखेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपका जीवन परिचय, थोड़ा सा आपके संघर्ष की कहानी आप थोड़ा बताएं बच्चों को, कहाँ से कैसे शुरू हुआ
और पढ़ाई की तरफ किस टाइम आपका रुख ज़्यादा हो गया? मैं एक्चुअली यहीं गांव का, इसी गांव का रहने वाला हूं, और मैं हाई स्कूल 1994 में की थी, हाँ जी। 1994 में। और मैं एक बिल्कुल सिंपल पढ़ने वाला, ऐसा ही नॉर्मली स्टूडेंट रहा, ज़्यादा तेज तर्रार नहीं रहा, हाँ, जैसे सब होते हैं। और जैसे सामान्य रूप से सभी बच्चे होते हैं। हाँ जी। उसके बाद में 12वीं में फेल भी हो गया था, हम्म। झटका आया था मुझे। हाँ जी। तो मुझे परिवार वालों ने कहा कि भाई ये नहीं पढ़ सकता, ये तो बेकार हो गया। हम्म। तो पता नहीं एक मन से, अंदर से एक भावना सी जागृत हुई कि नहीं भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता, हाँ जी। आई कैन डू इट, कोई भी कर सकता है, यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हो। तो उसमें मेरे बाबा जी थे चौधरी रघुवीर सिंह, वे प्रधान जी के नाम से प्रसिद्ध थे गांव में। वे जनता इंटर कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, हाँ जी। इसके प्रधान रहे निर्विरोध 15-20 साल तक। हाँ जी। तो वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे जागरूक किया कि बेटे तुम कर सकते हो, करो। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, आप क्यों नहीं कर सकते? तो वो प्रेरणा मेरे मन को छू गई। हाँ जी। उसके बाद मैंने फिर 12वीं करी। 12वीं मैंने टॉप किया था स्कूल, साइंस साइड में, मैथ्स में मैं टॉपर रहा था अपने स्कूल का। उसके बाद फिर मैं मेरठ कॉलेज मेरठ में पहुंच गया, वहाँ से मैंने बीए किया। बीए के बाद फिर बीएड किया, फिर एमएड किया, फिर 3 विषयों में एमए किया, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल, एमए एजुकेशन। फिर उसके बाद मेरे मन में एक टीस थी लॉ पढ़ने की भी, मैं कानून के बारे में भी जानूँ थोड़ा था। तो फिर मैंने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद फिर मैं जॉब में चला गया बड़ौत डिग्री कॉलेज में, मैं सहायक प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हो गया। फिर उसके बाद मैं मन में टीस थी पढ़ने की, लगातार चलती रही। हाँ जी। हाँ जी। फिर मैं दोबारा से, आप आश्चर्य मानोगे, मैं एमए हिस्ट्री कर ली थी, लेकिन एमए हिस्ट्री करने के बाद दोबारा से मैंने बीए की हिस्ट्री में। अच्छा जी। मेरा मन इतना हिस्ट्री में जुड़ गया, इसी बीच मैंने हिस्ट्री में नेट भी निकाल दिया। हाँ जी। फिर मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एमफिल भी हो गई। तो मैं आगे बढ़ता चला गया, बाकी घर वालों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला। हाँ जी। और आगे बढ़ता चला गया, आपके बीच में हूँ। और फिर गांव में एक लाइब्रेरी की भी स्थापना मैंने की यहाँ। हाँ जी। इसलिए की भाई जो गांव की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वे आके उसमें पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया फैसला था आपका। हाँ, बल्कि लड़कियों के बारे में मेरे अब भी ये विचार हैं कि जो लड़कियां नीट इसकी तैयारी कर रही है, सीयूटी की, हाँ जी। एक सीयूटी सेंटर यूनिवर्सिटी जो होती है, उनमें एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है सीयूटी। हाँ जी, ये अभी 2 या 3 साल से, हाँ, 2 या 3 साल से लागू हुई है। तो इस सीयूटी की जो गांव की बच्चियां तैयारी कर रही है, मैं उनके लिए भी इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सतीश भाई के माध्यम से, हाँ जी, अगर वे तैयारी करना चाहे तो वे लाइब्रेरी में आके निःशुल्क तैयारी कर सकती हैं। इतनी छूट मैं उन बच्चियों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव का बच्चा बच्चा पढ़े। बहुत बढ़िया जी, बहुत। हाँ, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और मैं भी इस वीडियो को बनाने का एक बड़ा पर्पज यही है कि लड़कियों को थोड़ा मार्गदर्शन मिले, बिल्कुल, क्योंकि वो एक घेरे में बीए वगैरह करके, हाँ, और बस घर में ही रह जाती है। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो 2 परिवारों के बीच की कड़ी होती है। हाँ जी। अगर एक लड़की पढ़ गई, आप ये समझो कि 2 परिवार पढ़ गए। हाँ जी। इसलिए लड़की की शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए और समाज के लिए भी जी। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियां जो पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। और मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, लड़की जो इसकी तैयारी कर रही हो सीयूटी की, वो लाइब्रेरी में बैठ के निःशुल्क पढ़ सकती है जब तक उसके एग्ज़ाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। और बाकी जो कोर्स जैसे करना चाहे आगे चल के, मान लिया बीए करना चाहो या बीएड करना चाहो या बीटीसी करना चाहो, तो मैं उसमें भी पूरी सपोर्ट करता हूँ बच्चे की। हाँ जी। क्योंकि एक कॉलेज का मैं प्राचार्य हूँ बड़ौत का, हमारे यहाँ बीसीए, बीबीए, बीएड और बीकॉम ये कोर्स होते हैं। कम से कम फीस में, मैं कम से कम शुल्क में बच्चे की मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे क्षेत्र का भी कोई बच्चा लेना चाहे तो उसके लिए भी मैं सदैव तैयार हूँ जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉमर्स स्ट्रीम की भी। हाँ जी। तो कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चा जब 12वीं कर लेता है, 12वीं करने के बाद फिर उसे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। हाँ जी। क्योंकि कॉमर्स क्या होती है, उसके बाद केवल बच्चा सोचता है कि मैं बीकॉम कर लूँ। हाँ जी, बस बीकॉम, केवल ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के इक्वल होती है बीकॉम। बीकॉम को बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है।
लेकिन उसके साथ साथ बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे 12वीं करने के बाद सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ जी। ये बहुत अच्छा कोर्स है, किसी कंपनी में कॉमर्स का बच्चा सीए करने के बाद अच्छे पैकेज पे जा सकता हाँ जी। है। इसके साथ साथ में सीएस कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी एक कोर्स होता है 12वीं के बाद, उसमें भी जा सकता है। इसके साथ साथ बीसीए कर सकता है, बीए कर सकता है कॉमर्स का बच्चा, हाँ जी। और डीएड भी कर सकता है। ये कितने सारे उसके रास्ते खुल जाते हैं जी। अगर बच्चा मान लिया ग्रेजुएशन कर लेता है, बीकॉम कर लेता है, तो बीकॉम करने के बाद वो किसी बैंक में जा सकता है, एलएलबी कर सकता है ना, या बीएड एमएड करके एक टीचर बन सकता है। तो ये नहीं कि भाई कॉमर्स खराब है, कॉमर्स भी बहुत अच्छी साइड है, इसके बाद भी बहुत सारे के सारे रास्ते खुलते हैं बच्चों के लिए। तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ जो सर जी ने शुरू में सीए और वो क्या था जी, वो सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कोर्स बताई। ये कोर्स एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो हमेशा एक गवर्नमेंट जॉब की सर्च में रहता है, आज प्राइवेट सेक्टर भी उसके बराबर में खड़ा है, और आने वाला फ्यूचर कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ ऊपर ही चला जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर से। तो सीएस टाइप के कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अब कंटिन्यू करेंगे हम। अब आर्ट की बात करेंगे हम। जैसे बहुत से बच्चे बीए आर्ट से करते हैं और समाज में ये मान्यता है कि भाई इसने तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो आर्ट का ही बच्चा है। ऐसा नहीं, आर्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है अपने आप में। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा 12वीं तक, उसके बाद मैंने बीए की। बीए का आर्ट का एक अलग ही मजा है वास्तव में। जितने आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, सब आर्ट के थ्रू ही बनते हैं। हाँ जी। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब के माध्यम से बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं जी। और मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को अपने देश के इतिहास की जानकारी नहीं होती, भूगोल की जानकारी नहीं होती, तो उसे कुछ जानकारी नहीं। हाँ जी। क्योंकि इतिहास की, भूगोल की और राजनीति विज्ञान की ये जानकारी तो प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए। हम कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या हमारा उद्देश्य रहा, ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी। आर्ट के बच्चे भी क्या करते हैं, बीए में जब जाते हैं तो वे कॉम्बिनेशन ख़राब कर लेते हैं बहुत से बच्चे। हाँ जी। वे जब भी एडमिशन लें अपने कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। जैसे बहुत से बच्चे बीए करने के बाद अगर बीएड करते हैं, हाँ जी, तो उनकी सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन नहीं बैठती, फिर उन्हें रिपीट करना पड़ता है दोबारा। बीए करेंगे हाँ तो जी, हाँ उनका मतलब कई साल उनके बेकार हो जाएं। तो बच्चे जब भी 12वीं के बाद बीए करें तो वे कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो एसएसटी का टीचर बनने के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई से 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इंग्लिश का बनना है तो बीए में इंग्लिश होनी चाहिए। हाँ जी। हिंदी का टीचर बनना है बीएड करने के बाद में, तो हिंदी के लिए आपके पास हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए बीए में। हाँ जी। सपोज करो कि किसी बच्चे ने हिस्ट्री ले लिया और सोशोलॉजी ले लिया और एजुकेशन ले लिया या हिंदी ले लिया, तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं बना। हाँ जी। उसके सारे कॉम्बिनेशन खराब हो गए। बच्चा लक्ष्य बना के चले कि मान लो उसे इंग्लिश का और एसएसटी का बनना है, तो एक सब्जेक्ट इंग्लिश का चूज करे, एक पॉलिटिकल ले और एक हिस्ट्री ले। हाँ जी। तब उसका एसएसटी भी बन जाएगा और इंग्लिश भी बन जाएगा। हाँ जी। अगर बच्चे को हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी ले, संस्कृत ले और एक कोई भी सब्जेक्ट ले साथ में। ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन का ध्यान बच्चे अक्सर रखते नहीं, ये बहुत तो जरूरी है। देखने को मिला है जी, जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसको क्या है, वहाँ पे आके ब्रेक लग गया। हाँ, कॉम्बिनेशन बिगड़ने की वजह से। हाँ, 3 साल पहले ही ग्रेजुएशन में लगा चुका है। बिल्कुल। तब वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन दोबारा से 3 साल लगा के लगाएगा। सही बात। तो ये मास्टर जी की बात पॉइंट नोट करने वाली है। आप कॉम्बिनेशन का ध्यान हमेशा रखें। कॉम्बिनेशन बनने के बाद में ही बच्चे आगे मेहनत से तैयारी भी कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत आएंगी उत्तर प्रदेश में। जितने स्कूल हैं ये ज़्यादातर खाली पड़े। हाँ जी। अब वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पे आएगी, तो मेरा ये मानना है कि बच्चे कॉम्बिनेशन बना के चले शुरू से ही और बहुत मेहनत के साथ अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, और बिल्कुल निश्चित आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ एलएलबी भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में।
उस फील्ड में भी जा सकते हैं। बीए एलएलबी का भी क्रेज बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। हाँ जी, बहुत अच्छा। बीए के साथ साथ में आपको 5 साल में डिग्री मिल जाएगी, एलएलबी की भी और बीए की भी, बीए प्लस एलएलबी। एक एलएलबी का दूसरा तरीका होता है बीए करने के बाद एलएलबी, उसमें 3 साल की बीए होगी, फिर 3 साल की एलएलबी होगी, उसमें 6 साल लग जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने ही अब कोर्स कर दिए। मान लिया कोई टीचर बनना हो तो वो बीए बीएड कर लो, वकील बनना हो तो बीए एलएलबी कर लो शुरू से ही। तो इस तरफ बच्चे को ध्यान देना चाहिए। जी जी। हाँ। तो सर इसमें एक बड़ा सवाल होता है, अभिभावक के पास भी, बच्चे के पास भी। हाँ। वो अपनी एबिलिटी को कैसे पहचानेगा? एक बालक जो अभी 12वीं करके रिलैक्स हुआ है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग उसके दिमाग में है, लेकिन कंफ्यूज है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। हाँ। तो इसमें अगर आप थोड़ा बता पाए कि वो कैसे पहचाने खुद को कि मैं ये कर पाऊंगा। हाँ, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सतीश भाई का। बच्चा कैसे पहचानेगा? 12वीं करने के बाद में बच्चे सबसे पहले अपनी मार्कशीट को देखें, जिस विषय में उसका सबसे ज़्यादा रुझान रहा। हाँ जी। सपोज करो कि उसका रुझान हिस्ट्री में रहा। हाँ जी। तो वो हिस्ट्री में अपना एक बहुत बेहतर करियर बना सकता है। जी। हाँ, क्योंकि बीए में हिस्ट्री ले, जिस विषय में पकड़ रही हो उस विषय को लेके चले, और उस विषय से वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है उनकी तैयारी कर सकता है। अगर मैथ में बहुत अच्छा रुझान रहा, इंजीनियरिंग में जा सकता है। बायो में बहुत अच्छा रुझान रहा तो वो पैरामेडिकल में, मेडिकल में जा सकता है। बच्चे को स्वयं जागना पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी। हाँ। और उसमें ना कई बार ये होता है कि रिश्तेदार हमारा एसआई है पुलिस में, तो बच्चे को जबरदस्ती, वो कह रहा है मैं बीटेक करूंगा, उसको जबरदस्ती उधर को भेज देते हैं कि वो कंपटीशन की तैयारी करो और ग्रेजुएशन कर लो। हाँ, नहीं वो गलत है। तो ये चीज़ें बड़ा नुकसान देती है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को पता होता है कैरियर हर एक जगह है। फोटोग्राफी में भी कैरियर है। हाँ जी। इंजीनियरिंग में भी कैरियर है, और टीचिंग लाइन में भी कैरियर है, वकालत में भी कैरियर है, आईएएस पीसीएस में भी कैरियर है। आईएएस पीसीएस बनने के लिए आठ विषयों की जरूरत पड़ती है, हिस्ट्री पॉलिटिकल की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता। हाँ जी। बच्चे का इंटरेस्ट जिस विषय में रहा होगा उस विषय को ही लेकर आगे चलें, और उसमें अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। जैसे हिस्ट्री मैंने अभी बताया था कि हिस्ट्री में सपोज करो कैरियर किसी बच्चे का ध्यान है तो वो हिस्ट्री से बीए कर ले, फिर एमए कर ले हिस्ट्री से, फिर उसके बाद नेट कर ले, फिर उसके बाद पीएचडी कर ले, तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा उसका, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और बल्कि आजकल बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, यही ना ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब ये बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा होने की वजह से ही हाँ ग्रामीण क्षेत्र का युवा ज़्यादा भटक गया है। हाँ, वो एक ही लाइन जानता है बस। हाँ, पुलिस की फौज की। हाँ। और मैं इसी वजह से इस सवाल को थोड़ा विस्तार रूप देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं है हमारी, हाँ, ये कुछ ज़्यादा पावरफुल होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है अगर इनको मार्गदर्शन बढ़िया मिल गया। हाँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं बेहद शार्प माइंड होते हैं। गांव का जो बच्चा होगा, देहात का जो बच्चा होगा, वो बहुत मेहनती और बहुत लगनशील बच्चा होता है। हाँ जी। ये पहले भर्तियां होती थी आर्मी की, तो हम देखते थे कि रोड पर बच्चे गांव के देहात के दिखते थे, बहुत मेहनत करते थे और बड़े बड़े रेसलर बनते हैं, पहलवान बनते हैं। खेल के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षा की तरफ ही चलता रहे, शिक्षा पढ़ने के साथ साथ में वो बीपीई कर सकता है। अगर कोई बच्चे का रुझान खेल में, कबड्डी में है सपोज करो, या वॉलीबॉल में है या बास्केटबॉल में है, उस खेल को खेलता रहे, यानी कि एडमिशन लेने के बाद बीए में वो यूनिवर्सिटी स्तर पर अपना खेल जारी रख सकता है जी। खेल का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल सकता है। खेल के द्वारा उसको जॉब मिल सकती है। तो सर उसमें एडमिशन के लिए 12वीं में कौन सी स्ट्रीम काम करेगी? कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, 12वीं करने के बाद में एडमिशन हो सकता है। हाँ, बीपीई ये होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाँ, एक होती है बच्चों बीपीएड। हाँ जी। बीपीएड अगर आप करना चाहोगे तो बीपीएड के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है जी। और एक होती है बीपीई। हाँ जी। बीपीई के अब फार्म निकले हुए हैं, जैसे अब रिजल्ट भी आ गया आपका। हाँ जी। और अभी 2 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी ने फार्म निकाले, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चा खेल की तरफ चल रहा है
हाँ जी। तो वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है और इसके माध्यम से वो अपना खेल भी खेलता रहेगा और उसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त हो जाएगी। फिर वो MPE कर लेगा इसके बाद में। फिर MPE करने के बाद में फिर वो आगे नेट PhD वाली प्रक्रिया है, वो डिग्री कॉलेज में भी जा सकता है जी। और वैसे स्पोर्ट कोटे के द्वारा वो कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत अच्छा स्कोप है इसमें जी। हाँ। तो ये थे हमारे विकास मलिक जी, जो अभी PhD कर रहे हैं हिस्ट्री से, और उम्मीद करता हूँ इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा, इनका मार्गदर्शन आप लोगों के काम ज़रूर आएगा। अभी हमारी तलाश जारी है। नमस्कार।